हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे अपने चैप्टर 8 यानी कि मानव स्वास्थ्य तथा रोग के बारे में। ये चैप्टर आपकी यूनिट 8 से लिया गया है। उससे पहले जो चैप्टर है आपका चैप्टर 7 जीवन की उत्पत्ति एवं विकास, वो आपके सिलेबस से आउट कर दिया गया, इसलिए उसके बारे में हम नहीं पढ़ेंगे। और उससे पहले जो आपका चैप्टर हमने पढ़ा था वंशागति के आणविक आधार, वो आपका कंप्लीट हो चुका है। अगर उसमें आपके कुछ डाउट्स हैं तो आप वो मुझे कमेंट में बता दें, मैं उनको क्लियर करा दूंगी। लेकिन आज हम अपना चैप्टर जो नेक्स्ट स्टार्ट करने वाले हैं वो है स्वास्थ्य एवं रोग। क्योंकि ये जो चैप्टर है आपका, ये आपको कुछ थोड़ा पढ़ा पढ़ा लगेगा, क्योंकि चैप्टर 5 में हम रोगों के बारे में जान चुके थे, कुछ रोगों के बारे में कि किस कौन सा रोग होता है, किस जीवाणु से, किस विषाणु से, किस कवक से, बैक्टीरिया से कौन कौन से रोग होते हैं। तो इस चैप्टर में वही चीज़ें आपको डिटेल में बताई गई हैं कि जो संक्रामक रोग होते हैं, संक्रामक रोग होते हैं, कवक द्वारा जो रोग होते हैं, उनके बारे में डिटेल में इसमें सारा कुछ बताया गया। आपकी हेल्थ के बारे में बताया गया कि आपकी हेल्थ किस तरीके से आप ठीक रख सकते हैं, किस तरीके से नहीं रख सकते। तो सबसे पहले हम जानेंगे बेसिक नॉलेज, उसके बाद हम अपना चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। तो इसमें आप पढ़ेंगे मानव में सामान्य रोग, प्रतिरक्षा और एड्स, कैंसर, ड्रग एवं एल्कोहल के कुप्रयोग। कि एड्स क्या होता है, कैंसर क्या होता है, किस लिए हानिकारक होते हैं, किस लिए खतरनाक होते हैं, रोग किसकी वजह से होते हैं ये रोग, और ड्रग और अल्कोहल जो लेते हैं लोग, उसके क्या कुप्रयोग हैं, वो आपकी बॉडी को किस तरीके से इफेक्ट करता है। और प्रतिरक्षा यानी कि किस तरीके से आप अपनी बॉडी को, अपनी हेल्थ को सही रख सकते हैं। जो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, एंटीडोट्स होते हैं, उनके बारे में आप जानेंगे। और जो सामान्य रोग है मानव में जो पाए जाते हैं उनकी बॉडी में, या फिर कहीं से लग जाते हैं उनकी बॉडी में, उन सब के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले चैप्टर अपना स्टार्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम स्वास्थ्य के बारे में जानेंगे, यानी कि हेल्थ के बारे में, कि हेल्थ क्या होती है और हेल्थ को किस तरीके से डिफाइन किया जा सकता है और किसने हेल्थ को डिफाइन किया। ठीक है, तो जो स्वास्थ्य होता है, हेल्थ होती है, स्वास्थ्य का जो मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि रोग की अनुपस्थिति, यानी कि बॉडी में आपकी में कोई रोग ना हो, या शारीरिक स्वच्छता। शारीरिक स्वच्छता नहीं है स्वास्थ्य का मतलब। स्वास्थ्य का अर्थ रोग की अनुपस्थिति है, शारीरिक स्वच्छता नहीं है कि अपनी बॉडी को साफ सफाई कर लो और अगर आपकी बॉडी में कोई रोग नहीं तो आप स्वस्थ हैं। इसे पूर्ण रूपेण शारीरिक सामाजिक स्वास्थ्य के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यानी कि इसे पूरे तरीके से, एक तो शारीरिक कि आपकी जो फिजिकल मेंटेनेंस है, फिजिकल बॉडी है, वो ठीक रहे, सामाजिक व्यवहार आपका अच्छा रहे, इसे ही स्वास्थ्य के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। कि समाज में अगर आप बैठ रहे हैं तो वो समाज में आप किस तरीके से, आपका बिहेव है, आपका कैरेक्टर लोग किस तरीके से डिफाइन करते हैं, आपको किस तरीके की बातें बताते हैं, किस तरीके के बारे में आपको बोला जाता है। अगर आप गलत बिहेव रखते हैं तो गलत चीज़ें बोलते हैं। तो यही सारी चीज़ें आपके स्वास्थ्य में आती हैं, आपका कैरेक्टर भी आपके स्वास्थ्य में आता है। आपकी आदतें जो होती हैं, वो भी हैबिट्स आपकी स्वास्थ्य के अंदर आती हैं। अगर आपकी हैबिट्स अच्छी हैं तो वो भी स्वास्थ्य के अंदर आएंगी, और अगर आपकी हैबिट्स गंदी है तो वो भी स्वास्थ्य के अंदर आएंगी। तो उसी से सब जितने भी लोग होते हैं, सामाजिक लोग, वो जज करते हैं उस हिसाब से आपके मेंटल एबिलिटी को, कि इसकी सामाजिक तर्क इस तरीके के होते हैं, इसके सामाजिक तर्क वैसे होते हैं, ये इतना अच्छा है, ये इतना बुरा है, ये ऐसा है, ये वैसा है। तो वो सारी चीज़ें आपकी स्वास्थ्य के अंदर ही आती हैं। अब आता है नेक्स्ट, विश्व स्वास्थ्य संगठन, WHO। WHO आपने सुना होगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। यानी कि जितने भी रोग्स होते हैं वो वहाँ से क्लैरिफिकेशन होते हैं। यहाँ से क्लैरिफिकेशन होने के बाद, WHO से क्लैरिफिकेशन होने के बाद ही रोगों की पुष्टि होती है कि ये रोग इस वजह से हुआ और इसका कारक ये जो WHO है, ये क्या करता है, ये रोगों पे रिसर्च करते रहते हैं। तो जैसे कि अभी जो हमारा वायरस जो चल रहा है, कोरोना वायरस, उसके बारे में भी WHO से ही कई बार, आपको पता है कि वहाँ से कई बार भविष्यवाणी हो चुकी है कि इस तरीके से खतरनाक है, इसकी ये सीरीज आ गई है, इसकी वो सीरीज आ गई है, टाइप A B C, वो सारे WHO के द्वारा ही बताए गए हैं। और ये भी बताया गया है कि ये कब तक रहेगा, कब तक नहीं रहेगा, कब इसकी वैक्सीन आएगी। ये सारी चीज़ें WHO ही प्रमाणित करता है पहले, उसके बाद फिर जो रोग होते हैं वो लोगों के बीच में आकर पता चलते हैं, उनको नाम मिलता है। तो ये जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, इसने क्या बताया, इसने स्वास्थ्य की परिभाषा कुछ इस प्रकार दी WHO ने, कि हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मियरली ऑन एब्सेंस ऑफ डिसीज। कि जो आपकी हेल्थ होती है, जो मनुष्य का स्वास्थ्य होता है, उसका मतलब ये नहीं होता कि रोग की अनुपस्थिति उसके शरीर में है तो उसका स्वास्थ्य जो वो अच्छा है। कि रोग की अनुपस्थिति ही अच्छे स्वास्थ्य की परिभाषा नहीं होती। जो इंसान की जो मेंटल एबिलिटी होती है, उसकी जो फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग्स, लोगों में बैठने की जो उसकी जो सोच समझ होती है, समाज में बैठने की, उसके अपने तर्क रखने की, उसकी अपनी शारीरिक क्षमता, मानसिक क्षमता, ये सारी चीज़ें
उसके स्वास्थ्य में आती है। तो ये परिभाषा भी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दी है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है अच्छे स्वास्थ्य के लिए जागरूकता क्या होती है। तो अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अगर आपको अच्छा स्वास्थ्य चाहिए तो अच्छे स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए संतुलित आहार यानी कि कुछ भी आप ऑयली ना खाएं, जंक फूड ना खाएं, फास्ट फूड ना खाएं, एकदम नॉर्मल खाना खाएं जो नॉर्मल आपके घर में बनता है। आप देखते होंगे गाँव में कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बहुत कम बीमार पड़ते हैं, और जबकि शहरों में कोई भी रोग होता है वो सबसे पहले शहरों को चपेट में लेता है अपनी। गाँव में बहुत कम रोग ऐसे होते हैं जो बहुत बहुत दिनों बाद पहुंच पाते हैं कोई रोग। अब जैसे कि आप कोरोना वायरस को ही ले लीजिए, तो कोरोना वायरस गाँव में काफ़ी कम देखने को मिला केस, लेकिन जब क्या हुआ शहरों में इस तरीके से फैले ये रोग कि जैसे कि एकदम हवा की तरह। तो ये जो होता है कि शहर का जो खाना पीना होता है थोड़ा वो डिफरेंट होता है, गाँव का खाना पीना डिफरेंट होता है, लेकिन अब तो दोनों ही जगह सेम होने लगा है। तो खाने पीने से भी आपका फ़र्क पड़ता है सारी चीज़ों का, कि आप कुछ भी खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं कंटिन्यू, कुछ भी आपका चल रहा है फास्ट फूड में, ऑयली खा रहे हैं आप कंटिन्यू, तो वो सारी चीज़ें आपकी संतुलित आहार के बीच में नहीं आती। तो आपको संतुलित आहार लेना चाहिए। और व्यक्तिगत स्वच्छता यानी कि अपनी बॉडी की साफ सफाई रखनी चाहिए। कोरोना वायरस में यही बताया गया कि अपनी बॉडी को साफ सफाई रखो, लोगों से दूर रहो। तो ये सारी चीज़ें व्यक्तिगत स्वच्छता के अंदर आती है, और ये सारी चीज़ें जब अभी से नहीं, बहुत टाइम पहले से ही सबको पता है, लेकिन लोगों ने फॉलो इसको अब करना शुरू किया है। तो व्यक्तिगत स्वच्छता यानी कि वो अपने नेल्स टाइम से काटे, अपने बालों को ज़्यादा ना बढ़ाए, अपनी बॉडी की साफ सफाई रखे, हर जगह की अच्छे से, लोगों से ज़्यादा दूरी बना के रखें। ये ऐसे नहीं कि एक जगह इतनी भीड़ इकट्ठी हुई है। तो वो सारी चीज़ें आपकी व्यक्तिगत स्वच्छता के अंदर आती है, क्योंकि रोग ऐसे भी होते हैं कि एक इंसान से दूसरे इंसान के अंदर जाते हैं, छींक के द्वारा, खांसी के द्वारा, और वैसे भी वायु के द्वारा। क्योंकि रोगों का कुछ पता नहीं होता कि वो वायरस के द्वारा फैल रहे हैं, बैक्टीरिया के द्वारा है, कवक के द्वारा है, किसके द्वारा, उसकी बॉडी में किस तरीके से गया है। उसका आप झूठा खाएंगे तो लार के द्वारा आपकी बॉडी में चला जाए वो। तो ये सारी चीज़ें आपकी व्यक्तिगत स्वच्छता के अंदर ही आती हैं। और एक नियमित व्यायाम, कि अगर आप डेली एक्सरसाइज करते हैं, नियमित व्यायाम करते हैं, प्राणायाम करते हैं, जितने भी आपको कुछ, अगर आप ज़्यादा भी नहीं, 2 ही व्यायाम करते हैं, घूमते हैं आप सुबह सुबह, तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण है अच्छे स्वास्थ्य के लिए। अब जानते हैं रोग के बारे में कि डिजीज़ क्या होती है। डिजीज़ होती हैं ये जब एक या अधिक अंग, यानी कि या तो बॉडी का एक पार्ट इफेक्ट हो जाए, या तो बॉडी का आपका एक पार्ट इफेक्ट हो, या फिर अंग तंत्र के कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े। अंग तंत्र यानी कि आपकी बॉडी का कोई भी एरिया ले लो, किडनी ले लो, मुख ले लो, आपका हाथ ले लो, पैर ले लो, जो भी ले लो, कि अगर आपके मुंह में छाले हो जाएं तो उसमें रैसेस बन जाते हैं, आपने देखा होगा। तो वो सारी चीज़ें क्या है कि वो पेट से रिलेटेड होते, बोलते हैं कि पेट सही नहीं है इसलिए छाले हो गए मुंह में। तो चीज़ें तो आपके शरीर से जुड़ी हुई होती हैं। तो इसीलिए या फिर एक अंग बीमार हो, या फिर आपका अंग तंत्र पूरा ही बीमार हो, अंग तंत्र के कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े, तो जिससे शरीर में विभिन्न लक्षण उत्पन्न हो, इसे कहते हैं रोग। अभी जो कैंसर होता है, कैंसर ऐसे ही नहीं होता कि किसी की भी बॉडी को, यानी कि नॉर्मली 4 लोग घूम रहे हैं तो उसको कैंसर हो गया, नहीं, क्योंकि उसके जो अंग तंत्र होते हैं उन पर कुछ प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, कुछ रेडियो एक्टिव किरणें पड़ती है, कुछ ऐसी चीज़ें पड़ती हैं उसकी बॉडी में कि जिससे कैंसर का खतरा उसको बन जाता है, उसको कैंसर बन जाता है। और ये भी पता है आपको कैंसर सबसे खतरनाक बीमारी है, कि कितने केस कैंसर के मिलते हैं, कितने ट्यूमर्स मिलते हैं केस। तो सारी चीज़ें, इंसान के अंदर कैंसर जरूरी नहीं है कि एक ही जगह होता है। कैंसर के बारे में आपको पता होगा, जगह जगह कैंसर होते हैं, मुंह में कैंसर होता है, पेट में कैंसर होता है, गले में कैंसर होता है। कैंसर की भी कई जगह होती है, जहाँ जहाँ उसकी बॉडी को, अंग तंत्र को प्रभावित करती हैं चीज़ें, वहीं उनकी बॉडी में कैंसर बनता है। तो एक या अधिक अंग या अंग तंत्रों के कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े जिससे शरीर में विभिन्न लक्षण उत्पन्न हो, इसे रोग कहते हैं। अब रोग जो होते हैं, रोग होते हैं आपके 2 प्रकार के। मेनली आपके रोग 2 ही प्रकार के होते हैं, संक्रामक रोग इन्फेक्शियस डिसीज, और असंक्रामक रोग नॉन इन्फेक्शियस डिसीज। अभी तो संक्रामक रोग होते हैं, ये क्या होते हैं आपके, यानी कि वे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचारित होते हैं, यानी कि एक इंसान को रोग है फिर दूसरे इंसान को रोग हो गया, तो ये होते हैं संचारित रोग। जैसे कि किसी भी इंसान को एड्स है, तो उसके एड्स उसके पहले अगर उसके हस्बैंड को, तो उसकी बीवी को हो गया, बीवी से उसके बच्चों को हो गया। तो और ऐसे भी होता है कि डॉक्टर अगर गलत इंजेक्शन का यूज़ कर ले, किसी का यूज़ किया हुआ इंजेक्शन आपको लगा दे, सिरिंज जो होती है जिसको बोलते हैं, वो यूज़ कर ले, तो वो इस तरीके से फैलता है। ब्लड का जो ब्लेड होते हैं,
कि नाई की दुकान पे आप जाएं, वो किसी ने उसका ब्लेड उसकी शेविंग में यूज़ किया हो, वो आपको यूज़ करा दे, उसका कट लग गया उसकी उसमें शेविंग में, तो तब वो इस तरीके से आपको फैल सकता है। तो ये एड्स जो होते हैं एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचारित रोग होते हैं, इनको बोलते हैं संक्रामक रोग। अब दूसरे आते हैं असंक्रामक रोग। असंक्रामक रोग क्या होते हैं आपके, यानी कि वे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचारित नहीं होते, यानी कि जो एक इंसान के अंदर है वो उस इंसान के अंदर ही रहते हैं, जैसे कि कैंसर और कोई भी चोट लग जाना। आपको चोट लगेगी तो वो तो आपके अंदर ही रहेगी, आपकी बॉडी से दूसरे इंसान को, ये तो है नहीं कि आपकी पूरी फैमिली में चोट फैल जाएगी, ऐसा नहीं होता ना। कैंसर भी अगर एक इंसान को तो एक ही कोई रहता है, क्योंकि वो उसके अंग तंत्र पर कुछ ऐसी चीज़ें प्रभाव डालती है जिससे उसकी बॉडी में कैंसर बनता है, ट्यूमर्स बनते हैं। तो ये आते हैं असंक्रामक रोग। और ये जो रोग होते हैं इन्फ्लुएंजा, HIV, ये सारे क्या होते हैं, ये एक से दूसरे इंसान के अंदर जाते हैं, तो इसलिए इनको बोलते हैं इन्फेक्शियस डिसीज, यानी कि एक इंसान से दूसरा इंसान इन्फेक्ट हो गया। अब आते हैं आपके जन्मजात रोग, यानी कि कॉन्जिनेंटल डिसीज। जो जन्मजात रोग होते हैं आपके, जन्मजात रोग वो होते हैं जो माँ के गर्भ से ही बच्चों के अंदर सीधे आते हैं, या फिर उनकी पीढ़ी में कोई रोग चल रहा है तो वो उसकी जो आने वाली पीढ़ी होगी उस पीढ़ी में भी वो रोग देखने को मिलेगा, यानी कि जो बच्चों में जन्म से ही उपस्थित हो, यानी कि माँ के गर्भ से ही उपस्थित हो जो रोग, ये रोग होते हैं आनुवांशिक रोग। आनुवांशिक रोग के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं कि डाउन सिंड्रोम आनुवांशिक रोग होता है, क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम, ये जो होते हैं ये आपके आनुवांशिक रोग होते हैं। आनुवांशिक रोगों के बारे में हम बहुत बात कर चुके थे चैप्टर 5 में अपने में, तो ये तो आपको सुना सुना ही होगा। तो ये जो आनुवांशिक रोग होते हैं ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते रहते हैं, यानी कि अगर किसी के फैमिली में किसी को ये रोग है तो वो इस पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी में, इस तरीके से ये रोग चलते रहते हैं। तो ये होते हैं डाउन सिंड्रोम और क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम। अब दूसरे आते हैं उपार्जित रोग, यानी कि एक्वायर्ड डिजीज। अब ये जो एक्वायर्ड डिजीज होती है ये क्या होती है कि जब इंसान जन्म ले लेता है, जन्म के बाद उसकी बॉडी में जो रोग आते हैं अपने आप, जैसे कि जन्म के बाद उत्पन्न होने वाले रोग को जो होते हैं ना उपार्जित रोग कहा जाता है। जैसे कि संक्रामक रोग जितने भी हैं, एड्स, इन्फ्लुएंजा, जितने भी रोग हैं ये सारे उपार्जित रोग हैं। तो ये सारे क्या होते हैं, ये इंसान की बॉडी में जन्म के बाद आते हैं। अब आता है रोगजनक, कि पैथोजन क्या होते हैं, और जो रोग वाहक होते हैं वेक्टर और करियर्स, ये क्या होते हैं। तो जो पैथोजेंस होते हैं आपके, ये क्या होते हैं कि जैसे कि आपकी बॉडी में मलेरिया हो जाए तो आप बोल देंगे कि अरे मलेरिया, पूछने लगे मलेरिया किसकी वजह से होता है, तो आप बोलेंगे कि बहुत जल्दी बोलेंगे कि एक फीमेल मच्छर होता है मादा एनाफ्लीज, उसकी वजह से हमें मलेरिया रोग होता है। लेकिन ये जो चीज़ है ये आपकी पूरे तरीके से क्लियर नहीं है कि मादा एनाफ्लीज की वजह से वो भले ही आपका रोग वाहक हो, रोग वाहक होता है मादा एनाफ्लीज लेकिन रोगजनक नहीं होता। रोगजनक जो होता है मलेरिया का वो होता है प्लाज्मोडियम। अब जो ये प्लाज्मोडियम होता है ये छोटा सा, बहुत ही छोटे से प्रोटोजोन्स होते हैं। ये जो प्लाज्मोडियम होते हैं यार, ये क्या होते हैं कि ये कहीं भी मिलते हैं। ये जो मक्खी हो, ये जो मच्छर होता है मादा एनाफ्लीज, ये खुद इससे इफेक्ट होती है, तो इससे इन्फेक्टेड होती है, ये खुद इसकी वाहक होती है, ये खुद इसको पहले इसकी बॉडी क्या होता है, इसकी लार ग्रंथियों में चिपक जाते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं प्लाज्मोडियम, और जैसे ही किसी दूसरे इंसान के ऊपर आके बैठते हैं ये उनको वहाँ छोड़ देती है। तो ये रोग वाहक होती है, रोगजनक नहीं होती मादा एनाफ्लीज कभी किसी भी रोग की, कि मलेरिया रोग जो होता है उसकी रोगजनक मादा एनाफ्लीज है, ये बात बिल्कुल गलत है। तो रोगजनक क्या होते हैं आपके पैथोजन, वे जीव जो रोग उत्पन्न करते हैं रोगजनक कहलाते हैं। जैसे कि मलेरिया रोग को उत्पन्न करने वाला रोगजनक प्लाज्मोडियम है और वाहक है मादा एनाफ्लीज। अब रोग वाहक और वेक्टर और करियर्स क्या होते हैं, वे जीव जो रोगजनक को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं, यानी कि रोगजनक क्या, कि रोगजनक जो हो गए आपके प्लाज्मोडियम, यानी कि मादा एनाफ्लीज प्लाज्मोडियम को एक जगह से दूसरी जगह लाई और जैसे ही उसने किसी इंसान को काटा वो उसने उसके शरीर में छोड़ दिया और उसको मलेरिया हो गया। अब रोग वाहक जो होती है वो होती है मादा एनाफ्लीज, और प्लाज्मोडियम जो होते हैं वो मादा एनाफ्लीज की लार ग्रंथि में पाए जाते हैं। ठीक, अब आते हैं कुछ संक्रामक रोग का विवरण। कुछ संक्रामक रोग के बारे में पढ़ेंगे, विषाणुओं द्वारा, कवक के द्वारा, जीवाणुओं द्वारा, और जितने भी रोग हैं उन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि जो रोग होते हैं, रोग जानेंगे, उसका कारक जानेंगे और उसकी संक्रमण विधि जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करेंगे विषाणुओं द्वारा उत्पन्न रोग। अगर मैं आपको एक साथ ही सारे रोग बता दूंगी तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो सब आज हम खाली विषाणु द्वारा उत्पन्न रोग ही पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट में अपने कवक द्वारा, जीवाणु द्वारा जितने भी रोग हैं वो सब अपने नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे हम।
क्योंकि अगर आप रोग ऐसे होते हैं कि कुछ जो आप रोग तो याद रहते हैं लेकिन इनके कारक और इनकी जो संक्रमण विधि होती है उसको भूल जाते हैं आप। तो पहले इनको क्लियर करेंगे आप, उसके बाद अपना नेक्स्ट जो स्टार्ट करेंगे तो उसमें आप उन चीज़ों को याद रखना। ठीक है, क्योंकि अब आपके बोर्ड्स आने वाले हैं तो बोर्ड्स में आपको रिवीजन के लिए भी टाइम चाहिए। तो इसलिए आप पहले इनको अच्छे से, अगर आप मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ाऊँ आपको, आपकी समझ में आ जाए, तो उससे अच्छी तो कोई चीज़ ही नहीं है कि थोड़ा पढ़ो और समझ में आ जाए। ज़्यादा पढ़ाया समझ में भी नहीं आए तो कोई फ़ायदा नहीं। तो विषाणु द्वारा उत्पन्न रोग क्या होते हैं? तो सबसे पहले आता है खसरा। इसका कारक होता है मीजल्स। और इसकी जो संक्रमण विधि होती है वायु द्वारा होती है, खांसने या छींकने आदि से। जैसे कि कोई खांस रहा है, छींक रहा है, उसको खसरा है तो वो दूसरे इंसान में फैल जाते हैं। दूसरा आता है आपका पोलियो। ये होता है कारक इसका पोलियोमाइलिटीज। ये इसकी जो संक्रमण विधि है वो होती है दूषित जल, यानी कि गंदा पानी पीने से ये आपका पोलियो रोग हो जाता है। तीसरा आता है रेबीज। रेबीज तो आपने बहुत ही सुना होगा, रेबीज कुत्ते के द्वारा होता है। कुत्ते के काटने से लोग इंजेक्शन लगवाते हैं कुत्ते के काटने पे। तो ये होता है रेबीज वायरस द्वारा। तो ये होता है कुत्ते के काटने से। फोर्थ आता है आपका चेचक, जिसको बोलते हैं स्मॉल पॉक्स, छोटी माता भी बोलते हैं गाँव में लोग इसको। तो ये होता है कारक होता है इसका वेरियोला, और ये जो रोग होता है ये वायु द्वारा फैलता है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट रोग गलसुआ, यानी कि मम्स जिसको बोलते हैं। इसका जो कारक होता है, इसका कारक होता है पेरीमाइक्सो वायरस, यानी कि पैरामाइक्सो वायरस इसका कारक होता है। और ये जो रोग होता है ये आपका वायु द्वारा फैलता है। ठीक है, तो ये हम जो पढ़ रहे थे अभी मानव में सामान्य रोग, ये सब पढ़ रहे थे। उसके बाद हमने नेक्स्ट जितने भी रोग हैं, जिसके भी द्वारा जितने भी कारक हैं उनके उनके द्वारा हम पहले उन सारे रोगों को समझेंगे। उसके बाद हम फिर एक एक रोग को अच्छे से जानेंगे और उनके कुप्रयोग, ये सारी चीज़ें भी जानेंगे। और उनके जो एंटीऑक्सीडेंट हैं, एंटीडॉट्स हैं, वो सब उसके बारे में जानेंगे। तो अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती, कोई चैप्टर्स में आपके अगर कुछ चीज़ें क्लियर नहीं हो पाती, तो आप मुझे कमेंट्स में लिख के बता दें कि मैम हमारी ये चीज़ क्लियर नहीं हो पा रही, आप हमारी ये चीज़ क्लियर करा दीजिए पहले, उसके बाद अपन नेक्स्ट तब पढ़ेंगे। तो मैं आपकी वो सारी चीज़ें क्लियर करा दूँ, क्योंकि जब मैं इतनी मेहनत करती हूँ तो मुझे भी यही लगता है कि आप लोगों को अच्छे से वो समझ में आए, आपका क्लियर हो जाए, आपको बोर्ड्स में अच्छे नंबर मिले। इस वजह से मैं आपको एक एक चीज़ें डिटेल में पढ़ाती हूँ।